Hello everyone, once again a very warm welcome to Study by Methods। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है स्टडी बाय मेथड्स में। आज के वीडियो में हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट थ्योरम देखने जा रहे हैं जिसका नाम है मिड पॉइंट थ्योरम। तो आपको पूरा वीडियो लास्ट तक जरूर देखना है ताकि समझ में आ जाए, और मेरी कोशिश रहेगी कि मैं हर एक पॉइंट को ठीक से एक्सप्लेन कर सकूं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करें, शेयर करें एंड डू सब्सक्राइब प्लीज। अब करता है आज का वीडियो शुरू। तो आज के वीडियो में हम देखेंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम जिसका नाम है मिड पॉइंट थ्योरम। बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछी जाती है, इसलिए आपको ध्यान से देखना चाहिए और लास्ट तक वीडियो देखनी चाहिए। अब यहाँ पर मैं इसे समझाने से पहले मैं बात कर लेती हूँ कि मिड पॉइंट थ्योरम क्या कहती है। तो इसके लिए एक ट्रायंगल बना रही हूँ। ये बनाया ट्रायंगल, इसे मैंने नाम दिया, मान लीजिए इसे नाम दे रही हूँ ए बी सी। और इस ए बी ये साइड है, ट्रायंगल में 3 साइड है, 1 2 3। तो ये ए बी साइड है, इसका जो मिड पॉइंट है वो मान लो कि क्या है, ई है। मैंने एक पॉइंट लिया, इसे मिड पॉइंट बोला। ए बी साइड पर एक पॉइंट है जो कि मिड पॉइंट है ई, और यहाँ पर ए सी साइड पर एक पॉइंट है, इसे मैं नाम दे रही हूँ एफ। ये हो गया। अब इसे मैं ज्वाइन कर देती हूँ इस लाइन सेगमेंट को। तो जो मिड पॉइंट थ्योरम है ना, वो ये कहता है कि जो ई एफ है वो इस वाले साइड की, मतलब बीसी साइड की क्या होगी, पैरेलल होगी। और ये इसका सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है, ऐसे बताते हैं पैरेलल को, ठीक है। तो ये पैरेलल है किसके, ई एफ पैरेलल है बीसी के, तो मैंने वही लिखा। और यही ई एफ क्या होगा, इज इक्वल टू हाफ ऑफ बीसी। बस ये दो बातें हैं और यही बताया गया है मिड पॉइंट थ्योरम में। अब इसे कैसे प्रूव करें वो देखना होगा। तो इस पर मैंने एक शॉर्ट वीडियो भी बनाया था, आप चाहे तो यूट्यूब शॉर्ट्स में मेरे देख सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। अच्छा जी, ये समझ लिया कि मिड पॉइंट थ्योरम किसे कहते हैं। बस ये जो लिखा है ना, यही मिड पॉइंट थ्योरम है। लेकिन हम यहाँ पर क्या देखेंगे, इसका प्रूफ देखेंगे कि इसी बात को, ये दोनों ही बात को कैसे प्रूव करें। तो चलिए उसके लिए आगे बढ़ते हैं। लेकिन उसे समझाने से पहले मैं कुछ बेसिक बातें और क्लियर करना चाहूंगी। जैसे कि आपको ये पता होना चाहिए सीपीसीटी क्या है। तो वैसे अगर मैं फुल फॉर्म की बात करूं तो सीपीसीटी का मतलब होता है सी स्टैंड फॉर करस्पॉन्डिंग, पी स्टैंड फॉर पार्ट्स ऑफ, सी स्टैंड फॉर कॉन्ग्रुएंट एंड टी स्टैंड फॉर ट्राइंगल। कॉन्ग्रुएंट का मतलब क्या होता है, तो अगर मैं दो ट्राइंगल बनाती हूँ, ध्यान से सुनिएगा, अगर मैं दो ट्राइंगल बनाती हूँ, मान लो कि मैंने ये दो ट्राइंगल बना दिए, तो यहाँ पर अभी से मैं नाम दे देती हूँ। ये मान लीजिए ए बी सी ट्राइंगल है, ये पी क्यू आर ट्राइंगल है। ये दोनों ट्राइंगल अगर शेप और साइज में एकदम इक्वल समान होते हैं तो ये क्या कहलाएंगे, आपस में कॉन्ग्रुएंट कहलाएंगे। और इसे हम कैसे दिखाते हैं, ये इसका सिंबल है, इक्वल एंड कॉन्ग्रुएंट, इसे ऐसा पढ़ते हैं, ये इसका सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है। तो ये तो बात हो गई कि कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स का मतलब क्या होता है। अब जो सीपीसीटी है, कॉन्ग्रुएंसी में भी क्या होते हैं ना, क्राइटेरिया होते हैं। अब जो क्राइटेरिया होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, जैसे कि एस 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 साइड साइड साइड, फिर ए एस ए होता है, एंगल साइड एंगल होता है, देन एस ए एस होता है, साइड एंगल साइड होता है, देन आर एच एस होता है, राइट एंगल हाइपोटेन्यूस साइड। ये सारे क्राइटेरिया होते हैं ट्राइंगल्स को क्या बताने के लिए, कॉन्ग्रुएंट बताने के लिए। तो इन सब पर भी मैंने डिटेल वीडियो पहले से बनाया है, सीपीसीटी पर भी मैंने एक डिटेल वीडियो बनाया है। आपको इन दोनों वीडियोस की जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। अगर आपको डिटेल में देखना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स एक बार चेक कर लीजिए, आपको वहां लिंक मिल जाएगी, आप चेक कर सकते हैं। मैं यहाँ बस थोड़ा सा आपको एक बार बता रही हूँ, समझा रही हूँ कि आपको ये आना जरूरी है, तभी आप इस मिड पॉइंट थ्योरम का प्रूफ देख पाओगे। तो अब जो सीपीसीटी है, तो पहले सीपीसीटी कब अप्लाई किया जाएगा, जब क्या होगा, पहले से ही दो ट्राइंगल तो होना ही चाहिए।
दो ट्राइंगल होंगे, उसके बाद में वो दोनों ट्राइंगल्स कैसे रहेंगे, पहले से कॉन्ग्रुएंट रहेंगे। मान लो कोई भी क्राइटेरिया, इनमें से कोई भी एक क्राइटेरिया यूज करके इन दोनों को पहले से क्या बताया गया होगा कि ये कॉन्ग्रुएंट है आपस में। जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पर बात करती हूँ कि ये साइड और ये साइड इक्वल है, ये एंगल और ये एंगल इक्वल है, ये और ये एंगल इक्वल है। तो क्राइटेरिया इनमें से कोई हम यूज करेंगे, कौन सा यूज करेंगे, तो एंगल साइड एंगल वाला क्राइटेरिया यूज करके मैं कहूंगी ये दोनों ट्राइंगल आपस में कैसे हैं, कॉन्ग्रुएंट हैं। तो इसका मतलब दो ट्राइंगल तो हैं, दोनों एक दूसरे के कैसे कर दिए मैंने, कॉन्ग्रुएंट बता दिए। कैसे बताए, इनमें से एक क्राइटेरिया का यूज करके बताए। तो अब सीपीसीटी अप्लाई कर सकते हो आप। अब क्या होगा, जैसे कि इसका फुल फॉर्म से समझ में आता है ना, करस्पॉन्डिंग पार्ट्स, तो इसका करस्पॉन्डिंग पार्ट कौन सा होगा, ये मतलब बीसी जो साइड है इसके करस्पॉन्डिंग जो साइड है वो कौन सी होगी, क्यू आर, तो ये भी बराबर हो जाएंगे फिर। और ये जो साइड है एसी साइड, वो इस पी आर साइड के बराबर होगी, ये भी इसके करस्पॉन्डिंग साइड है, राइट। तो ये भी क्या हो जाएगा, बराबर। और फिर ये जो बचा हुआ एंगल है जो कि है एंगल सी, और ये एंगल आर, ये भी एक दूसरे के क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो हमने ये कैसे कहा, बाय सीपीसीटी। तो आपको समझना है इस बात को। सबसे पहले कॉन्ग्रुएंसी का मतलब समझो, क्या होता है जब दो ट्राइंगल शेप और साइज में, देखिए जी शेप और साइज में मतलब मैं इस तरह से बात कर रही हूँ कि ये दो ट्राइंगल हैं, अब मैं इसके ऊपर इसे रख दूं ना अगर, तो शेप और साइज में एग्जैक्टली बराबर हैं। बस इसी को हमने मैथ्स में क्या कह दिया है कि कॉन्ग्रुएंट। और कॉन्ग्रुएंसी प्रूव करने के लिए ये क्राइटेरिया में से कोई एक क्राइटेरिया लगा दो, देन कॉन्ग्रुएंसी बता दो, उसके बाद में सीपीसीटी लग जाती है कि बचे हुए जो पार्ट्स है वो भी क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। बस इतनी सी बात है। अब वापस से कुछ और बेसिक पॉइंट की मैं बात करना चाहूंगी, जैसे कि अब जैसे ही हम मिड पॉइंट थ्योरम आगे पढ़ेंगे, उसका प्रूफ देखेंगे, तो कुछ और बेसिक बातें आनी चाहिए। जैसे मान लो मिड पॉइंट थ्योरम जब मैं अभी करवाने ही वाली हूं, तब मैं आपको थोड़े से जो बेसिक पॉइंट रहेंगे वो वहां पर बताते चलूंगी। तो अभी हमने क्या देख लिया, सीपीसीटी क्या है जल्दी से मैंने बता दिया है। और अगर आपको डिटेल वीडियो देखनी है तो लिंक चेक कर लीजिए प्लीज, डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करें, वहां लिंक मिल जाएंगी। अब फाइनली बढ़ जाते हैं आगे। तो मिड पॉइंट थ्योरम की सबसे पहले थ्योरम क्या कहती है, स्टेटमेंट क्या है, मैं वो लिखने जा रही हूं। तो देखिए जी क्या है थ्योरम, मैं लिख के भी बताऊंगी और बोलकर भी, ताकि आपको समझ में आए कि मैं क्या लिख रही हूं। द लाइन सेगमेंट, द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग the midpoint of two sides of a triangle is parallel to the third side। क्या है थ्योरम या स्टेटमेंट, द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ द टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल इज पैरेलल टू द थर्ड साइड। ये जो लिखा है वही मैंने बोलकर दिखाया कि एक ट्राइंगल है, उसमें हो क्या रहा है, ये जो आपको दिखाई दे रहा है बीई लाइन सेगमेंट, देखो क्लियर लिखा है लाइन सेगमेंट, लाइन सेगमेंट का जो सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है वो ये होता है, ये रही लाइन सेगमेंट, राइट। तो ये पैरेलल है किसके, साइड के, जो कि बीसी है। और यही जो ई एफ है वो क्या होगा, इक्वल हाफ ऑफ इस साइड के जो कि है बीसी। बस यही बात यहाँ स्टेटमेंट या फिर थ्योरम में कही गई है। और इसे हम क्या समझेंगे, इसके प्रूफ से, कि कैसे प्रूफ करके दिखाया जाए कि ये जो लिखा है वो सही है। तो इसे प्रूव करने से पहले मैं लिखूंगी गिवन। तो क्या गिवन है, पहले हम वो लिख लेते हैं, ये जरूरी है। पहले आपको क्या लिखना है, गिवन। तो गिवन क्या है, बहुत क्लियर दिख रहा है कि ट्राइंगल एबीसी गिवन है। और इसके साथ ही जो ई और एफ है, ई और एफ है वो क्या है, मिड पॉइंट्स हैं। कहाँ कहाँ पर हैं वो भी आपको क्लियर दिख रहे होंगे, मिड पॉइंट्स है, मिड पॉइंट्स ऑफ ए बी साइड पर है, दिख रहा है ई, और ए सी साइड पर एफ है। तो मैं यहाँ पर ऐसे लिख देती हूँ ए सी साइड्स, राइट, ओके। अच्छा जी, अब क्या प्रूव करना है, तो प्रूव करना है, आपको दिख रहा है ऊपर ये जो मैंने लिखा है पहले से, फिर से लिख देती हूँ, ये प्रूव करना है ई एफ इज पैरेलल टू बी सी। और क्या करना है, ई एफ इज इक्वल टू हाफ ऑफ बी सी, यही बात बतानी है। तो हम बता पाएंगे कि हाँ यही मिड पॉइंट थ्योरम है। अभी इन वर्ड्स तो मैंने ये सब बोल ही दिया है।
अब फाइनली आगे बढ़ रहे हैं हम। तो आगे बढ़ने से पहले आपको क्या करना होगा, एक और यहाँ पर मैं सेम इसी के जैसा ट्राइंगल बनाऊंगी। और ऐसा क्यों कर रहे हैं वो समझते हैं। पहले देख लीजिए, नाम मैंने यही दे दिया ए बी, और बिल्कुल सेम जैसे मैंने इसे बनाया था ये लीजिए। अब मैं इस ए बी साइड के पैरेलल क्या करूंगी, एक और ऐसे लाइन सेगमेंट बनाऊंगी। ये डॉटेड लाइन से मैंने बना दिया है, एंड देन इसे मैं आगे बढ़ा के मिला देती हूँ या फिर ज्वाइन कर देती हूँ एक पॉइंट डी पर। इस डॉटेड लाइन से मैंने बताया, और इसे मैंने एफ नाम दिया था यहाँ भी, तो मैंने यहाँ भी दे दिया। इसे हम कंस्ट्रक्शन कहेंगे, तो मैंने कंस्ट्रक्शन डाल दिया है। जो भी मैंने यहाँ पर कंस्ट्रक्शन डाला है उसे मुझे बताना होगा लिख करके। तो जो कंस्ट्रक्शन है वो मैंने क्या डाला, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर, और मैं यहाँ लिख रही हूँ, एक्सटेंड किया मैंने ई एफ को। एज यू कैन सी ई एफ को मैंने एक्सटेंड मतलब आगे बढ़ाया, एंड ड्रॉ सी डी। यू कैन सी सी डी जस्ट पैरेलल है ये, ठीक है, याद रखिएगा। अब ये किसके पैरेलल जा रही है, तो एज यू कैन सी हियर बीई के, ये इस वाली के। और फिर ये जो आगे बढ़ रही है तो ये पूरा ए बी साइड कहलाएगा, राइट। तो मैं यहाँ लिख देती हूँ बीई या ई बी। होप सो यहाँ तक बातें सभी को क्लियर होंगी। अब आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो, फिर हम फाइनली इसका प्रूफ देखने वाले हैं जो कि इम्पोर्टेंट है। अब यहाँ जगह नहीं है तो मिटाना पड़ेगा, इसलिए आप एक बार चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए जी, अब बढ़ेंगे आगे। तो मैं इसे मिटा देती हूँ, और ये जो ऊपर लिखा है इसे लिखे रहने देते हैं, क्योंकि डायग्राम जरूरी है ताकि आप समझते रहें कि क्या चल रहा है। ऑलराइट, तो अब देखते हैं आगे। और फाइनली हम क्या देख रहे हैं अब, इसका प्रूफ। ठीक है जी, तो हमने ये जो कंस्ट्रक्शन डाला है वो इसीलिए डाला है कि हम क्या करें, यहाँ पर हम यूज करेंगे कॉन्ग्रुएंसी का, जो कि मैंने पहले भी आपको समझाया है कि यहाँ पर कुछ बेसिक पॉइंट क्लियर होने काफी जरूरी है। तो आपको दिख रहा होगा, एक ये ट्राइंगल है, एक ये ट्राइंगल है। अगर मैं इन दोनों ट्राइंगल्स को क्या बता दूं, कॉन्ग्रुएंट है ये आपस में, ऐसा बता दूं। और ऐसा कैसे बताऊंगी, वो जो मैंने थोड़ी देर पहले 3 से 4 क्राइटेरिया लिखे थे ना, उनमें से किसी एक को यूज करके बता दूंगी। तो मेरे लिए आसान हो जाएगा, ये वाली जो लिखी ना मैंने एक लाइन, उसे प्रूव करना आसान हो जाएगा। तो बस मैं यही करने वाली हूँ। तो ये और ये ट्राइंगल, अब इसमें यहाँ लिखिए कौन सा ट्राइंगल, इन ट्राइंगल ए एफ ई, दैट मीन्स ये वाला, और ट्राइंगल सी एफ डी, ये वाला ट्राइंगल। इन दोनों ट्राइंगल्स में हम इन दोनों ट्राइंगल्स में क्या करना चाह रहे हैं कि ये दोनों ट्राइंगल एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट हैं, यही बताना है। तो क्राइटेरिया लगाना होगा। तो देख लीजिए क्या लगेगा। तो मुझे यहाँ क्लियरली दिख रहा है कि मैं क्या बोल सकती हूँ, ये और ये वाला एंगल बराबर है। अल्टरनेट एंगल्स जिसको बोलता है, इक्वल है ये अल्टरनेट एंगल्स, ठीक है जी। तो मैं यहाँ लिख देती हूँ, एंगल पूरे लिखिए, इस तरह से लिखे जाते हैं ना, जो एंगल है वो यहाँ बीच में हो जाएगा। तो एंगल ई ए एफ इज इक्वल टू एंगल डी सी एफ। रीजन भी लिखिए ऐसा क्यों, तो मैं ये भी लिख रही हूँ, अल्टरनेट एंगल है इसीलिए इक्वल है। क्लियर। अब यहाँ पर और क्या है, तो मुझे यहाँ ये दिख रहा है, एफ जो है वो मिड पॉइंट है साइड ए सी पर। तो मैं कह सकती हूँ ए एफ इज इक्वल टू सी एफ। तो ए एफ इज इक्वल टू सी एफ। ऐसा मैंने क्यों कहा, क्योंकि जो एफ है वो मिड पॉइंट है, किस पर, साइड ए सी पर। क्लियर दिख रहा होगा, इसलिए मैंने ये मिटाया नहीं। अच्छा, और क्या है फिर, तो मैं यहाँ पर कह सकती हूँ एफ और एंगल डी, ठीक है जी। ये और ये देखो यहाँ से एक्स बन रहा है ना, तो मैं इसे क्या बोल दूंगी, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल बराबर होता है।
यहाँ पे आपको दिख भी रहा होगा, सॉरी ये वर्टिकली अपोजिट हुए ना, सॉरी ये वाले, ये और ये वर्टिकली अपोजिट एंगल हो गए। ऐसे एक्स बनता हुआ मुझे क्लियरली नजर आ रहा है। तो यहाँ पर ये वर्टिकली अपोजिट एंगल जो कि क्या होता है, इक्वल होता है। ठीक है जी, तो मैं ये भी क्लियरली देख पा रही हूँ, तो मैं ये भी बोल देती हूँ कि ये भी इक्वल है। क्यों है, मैंने अभी बताया, तो वर्टिकली अपोजिट एंगल इक्वल होता है इसीलिए। तो मैं इसे कैसे लिख दूं, एंगल ए एफ ई इज इक्वल टू एंगल सी एफ डी, और इसका रीजन है वर्टिकली ऑपोजिट एंगल जो है वो इक्वल होता है। तो देखिए ये तीनों बातें मैंने बोल दी हैं, तो मुझे क्लियर समझ में आ रहा है कि मैंने कौन सा क्राइटेरिया यूज कर लिया, ए एस ए, एंगल साइड एंगल। तो ये साइड एंगल और एंगल, तो एंगल साइड एंगल क्राइटेरिया लग गया। तो इस वजह से मैं क्या कहूंगी, ये वाला और ये वाला, ये दोनों ट्राइंगल आपस में कैसे हैं, इक्वल एंड कॉन्ग्रुएंट। तो ट्राइंगल ए एफ ई is equal and congruent to triangle CFD। चलिए जी, एक काम हो गया है हमारा। अब इसी वजह से, क्योंकि मैंने बताया था सीपीसीटी कब लगेगी, जब पहले से ही दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट होते हैं, तो हमने करके भी दिखा दिया कि कैसे कॉन्ग्रुएंट है क्राइटेरिया यूज करके। तो अब हम कह सकते हैं बाय सीपीसीटी कि ए ई इक्वल होगी किसके, सी डी के। ए ई इक्वल होगी, ये ए ई है, किसके इक्वल होगी, सी डी के करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ना, तो ये इसके करस्पॉन्डिंग ये हुआ, तो ये इक्वल है, ये कॉमन लगाया मैंने। एंड देन ई एफ ये इक्वल होगा किसके, डी एफ के करस्पॉन्डिंग, यही होगा ना, इसका ये होगा करस्पॉन्डिंग। तो ये इक्वल है किसके, एफ डी के या फिर डी एफ के, एक ही बात है, बाय सीपीसीटी। इससे होप सो सभी को ये बात क्लियर होगी। मैं इसको ऐसे एक पॉइंट लिख देती हूँ कि ये मुझे याद रहेगा, आगे मुझे काम पड़ेगा, इसीलिए मुझे ऐसा लिखना होगा। इसे मैंने फर्स्ट बोल दिया। अब ये बात क्लियर हो गई होगी सबको बहुत अच्छे से। अब आगे बढ़ते हैं। तो आगे बढ़ने से पहले अभी फिर से वही बात है, जगह नहीं है, मिटाना पड़ेगा। आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो और पूरा वीडियो एंड तक देखो ताकि समझ में आ जाए। मैं कोशिश कर रही हूँ कि हर एक बात अच्छे से समझा सकूं। अब बढ़ते हैं आगे। तो मैं फिर से ये तो नहीं मिटा सकती हूँ, ये सब जरूरी है, उसी से मैं समझाऊंगी। ये जरूर मिटा देते हैं और ये मैं लिखा रहने देती हूँ, ये काम आएगा। अब आगे बढ़ेंगे और यहाँ आपको दिख रहा है ई जो है वो मिड पॉइंट है साइड ए बी के ऊपर, ये ए बी साइड है, इस पर ई मिड पॉइंट है। तो इसीलिए जो ए ई होगा वो इक्वल होगा बी ई के, ये और ये इक्वल हो जाएंगे क्योंकि ये ई मिड पॉइंट है साइड ए बी के ऊपर। ओके, रीजन भी लिखिए, जरूरी होता है लिखना कि आप ऐसा बोल रहे हो तो क्यों बोल रहे हो। ठीक है जी, तो ये बात हो गई होगी क्लियर। इसे मैं फर्स्ट लिख रही थी तो इसे मैं सेकंड लिख देती हूँ। ठीक है जी, अब आगे देखते हैं। तो इससे क्या हुआ, सी डी है वो इक्वल हो जाएगा बीई के, सी डी ये सी डी है इक्वल हो जाएगा किसके, बीई के। बीई मतलब ये और ये, इसकी बात कर रहे हैं। अब आपको क्लियर दिख रहा होगा। और जो सी डी है वो क्या है, इक्वल तो है ही, साथ में वो कैसा है, पैरेलल भी है। अब इसके लिए आप थोड़ा सा ध्यान से समझो, क्या समझना है तो मैं बना के दिखाती हूँ, शायद आपको समझ में आ जाए। ये जो फिगर बन रहा है वो क्या बन रहा है, आपको शायद देख के समझ में आना चाहिए। ये बन रहा है एक पैरेललोग्राम, राइट। तो उसकी प्रॉपर्टी होती है, क्या होती है तो मैं यहाँ बताना चाहूंगी, यहाँ ध्यान देंगे। ये अगर एक पैरेललोग्राम है तो इसकी प्रॉपर्टी कुछ ये होती है कि ये जो ऑपोजिट साइड्स होते हैं ना वो इक्वल होते हैं एंड साथ ही क्या होते हैं, पैरेलल होते हैं, मतलब वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करते हैं। और जो ऑपोजिट एंगल है वो भी होता है इक्वल। तो ये आपको पता होना चाहिए, ये प्रॉपर्टी होती है पैरेललोग्राम की। तो यहाँ पर हमें क्लियर दिख रहा है कि ये कौन सा फिगर दिखने लग गया, पैरेललोग्राम दिखने लग गया है। तो फिर वही प्रॉपर्टी हम यूज कर रहे हैं कि उसके क्या होता है,
ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल, और इसके साथ ही वो पैरेलल भी होता है। तो मैंने क्या बोला, एंगल के साथ में साइड्स भी इक्वल होती हैं। दिख रहा होगा आपको, मैंने लिखा ही इसी बेसिस पर है, इसी प्रॉपर्टी को लेके पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी यूज की है मैंने यहाँ पर, कि CD जो है वो इक्वल होगा इस BE के, और साथ ही साथ ये कैसे होंगे, आपस में पैरेलल भी होंगे। ये मैंने कैसे लिखा, पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी से लिखा है। तो मैं यहाँ पे लिख भी देती हूँ, जो भी लिखते हो उसका रीजन भी दो कि ऐसा क्यों है। तो मैं ये लिख रही हूँ, ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल, एंड रीजन क्या है इसका, जो BCDE है, दैट मीन्स ये जो है वो क्या बन रहा है, इज पैरेललोग्राम। ऑलराइट, तो अब हम कह सकते हैं फाइनली EF जो है वो क्या होगा, पैरेलल होगा किसके, BC के। EF देख लीजिए, ये जो है EF, ये भी क्या होगा, इक्वल भी होगा, और साथ ही क्या होगा, पैरेलल होगा। होप सो सभी को ये बात भी क्लियर हो गई होगी कि मैंने ऐसा क्यों लिखा। तो मैंने लिखा यहाँ पर EF पैरेलल होगा BC के। अब यहाँ पर ध्यान देना है, क्या ध्यान देना है, यहाँ पर मैंने क्या लिख रखा है, EF लिख रखा है, ठीक है जी, EF लिख रखा है। तो अब आपको थोड़ा सा ना रिलेट करना है, क्या रिलेट करना है, अब मैं धीरे से एक बेसिक पॉइंट आप सभी को और बताना चाहूंगी। इसे मिटा देते हैं अब, ED is equal to BC, ED is equal to BC। क्या हम ऐसा कह सकते हैं, बिल्कुल कह सकते हैं, ED is equal to BC। ठीक है जी, अब इस ED को मैं और क्या लिख सकती हूँ, तो पहले समझो फिर मैं यहाँ लिखूंगी। देखो ये ED है ना, ऐसे ED, तो ये बीच में क्या है, FB तो है, तो इस ED को मैं कैसे लिख सकती हूँ, ये ED पूरा कैसे बना, दिस प्लस दिस, मतलब कि EF प्लस FD, EF प्लस FD, तभी क्या क्या बन गया, पूरा ED बन गया। तो बस वही बात पे यहाँ लिखूंगी कि ED को मैं क्या लिख सकती हूँ, यही जो मैंने लिखा ना, EF प्लस FD इज इक्वल टू BC, जैसा लिखा है वैसा लिखे रहने दो। ठीक है जी, इसको DF लिखो FD लिखो, वो एक ही बात है। अब नेक्स्ट स्टेप, तो मैं यहाँ बता देती हूँ नेक्स्ट स्टेप, ऐसे इम्प्लाइज करिए ताकि आपको समझ में आए कि ये यहाँ रिलेट कर रहा है। या फिर रुकिए, मैं इसे मिटा देती हूँ, फिर कर लेते हैं। इसे मैं फिर से लिख रही हूँ, ED इज इक्वल टू BC, ये हम मिटा देंगे। ED को मैं लिख सकती हूँ EF प्लस FD इज इक्वल टू BC, जैसा लिखा है वैसे ही लिख रहे देते हैं। और अब जरा यहाँ ध्यान देंगे, EF जैसा है वैसे का वैसा लिख दिया, FD या फिर DF को मैं क्या लिख सकती हूँ, EF लिख सकती हूँ, और BC जैसा है वैसे का वैसा लिखे रहने दो। ऐसा क्यों, जरा DF को देखो या FD को, ये तो ये और ये, ठीक है जी, ये बराबर है ना, ये बात हम पहले भी कर चुके हैं, तो इसलिए मैं इसे ऐसा लिख सकती हूँ। अब EF प्लस EF, तो यहाँ कुछ नहीं है 1, यहाँ कुछ नहीं है 1, तो कितना हुआ, EF प्लस EF 2